अरे, कब से फोन बज रहा है, उठाओ ना, डिस्टर्ब हो रहा है भाई। मेघा चाय पीते हुए गलती से फोन उस कमरे में छोड़ आई थी जहां पर उसके पति कमलेश वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। आ रही हूँ। किसका फोन है? मेघा रसोई से ही चिल्लाई। तुम्हारे साहेब का। कमलेश ने भी उसी कोफ्त से चिल्लाकर जवाब दिया। जब तक मेघा ने कमरे में आकर फोन उठाया तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तुम्हारे साहेब को कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह सुबह फ़ोन मिला देते हैं। कॉल बैक कर लो, कहीं तुम लेखन जगत की किसी ज़रूरी बात से महरूम ना रह जाओ। कमलेश ने हंसते हुए व्यंग बाण चलाया। मेघा ने उसकी तरफ बुरा सा मुंह बनाया और फ़ोन लेकर चलती बनी। बाहर आकर भी उसने वापस साहेब को फ़ोन नहीं मिलाया। कमलेश को क्या बोलती, वो खुद ही त्रस्त हो चुकी थी उनसे। माफ़ कीजिए, आपसे इन तीनों का पूरा परिचय नहीं कराया। दिल्ली निवासी मेघा एक जानी मानी कहानीकार थी जो प्रिंट और डिजिटल पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी समय से मेघा पुष्प नाम से कहानियाँ लिखा करती थी। उम्र 45 पार हो गई थी। बेटी शिखा मेडिकल की तैयारी कर रही थी। पति कमलेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो पहले लॉकडाउन के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 3 BHK फ्लैट में तीनों प्राणियों को अपने लिए एक एक कमरा मिल जाता था, इसलिए तीनों का काम सुकून से चल रहा था। अपने अपने कैमरों में लैपटॉप खोले कमलेश ऑफिस का काम करता, शिखा पढ़ाई करती और मेघा दैनिक घरेलू दायित्वों से निपट कहानियाँ लिख लिया करती। साथ ही कुछ कहानीकार दोस्तों से गप्पे मार लिया करती, जिससे कहानी जगत की गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता। उसकी लेखक मित्र मंडली में 4 से 5 लोग ही थे, मगर पिछले साल भर से इस मंडली में एक नए रोचक पात्र जुड़े थे, शैलेंद्र साहेब। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्राध्यापक थे और शौकिया कहानियाँ लिखते थे। इनकी कहानियाँ सामान्य ही होती, फिर भी खुद को बड़ा साहित्यकार समझने में कोई कसर ना छोड़ते। मेघा से इनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर बने एक साहित्यिक ग्रुप पर हुई थी। उन्होंने मेघा की कहानियों की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए उसे मैसेंजर में संदेश भेजने आरंभ कर दिए। तारीफों में किसी भी तरह की असभ्यता, अशिष्टता ना होती, इसलिए मेघा भी धन्यवाद लिख दिया करती। एक दिन एक कहानी प्रतियोगिता की आवश्यक सूचना देते हुए शैलेंद्र साहेब ने मेघा का फ़ोन नंबर मांगा। उसने भी दे दिया और तब से वे उसे आए दिन फ़ोन करने लगे। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उनकी बातों में कुछ भी ऐसा ना होता जिस पर ऐतराज़ किया जा सके। या तो लेखन की तारीफ होती या किसी न किसी तरह की जानकारी होती, पर कुछ तो था जो मेघा को अखर जाता। उसकी छठी इंद्री उसको आभास दिलाती, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इनसे ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए। मगर किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में मेघा उनकी बजाय अपनी सोच पर ही संशय कर लिया करती। शैलेंद्र साहेब के साथ एक समस्या और थी, वो ये कि उनका फ़ोन एक बार ले लिया जाता तो फिर जल्दी पीछा ना छूटता। पता नहीं कहाँ कहाँ की हाँकते। मेघा ने अपने फ़ोन पर उनका नाम शैलेंद्र साहिब सेव किया हुआ था, जिसे देखकर कमलेश बड़ा मजाक उड़ाते। ये साहिब से क्या मतलब है? मेघा समझाती, साहिब उनका तखल्लुस है, यानी उपनाम। लगभग सभी लेखक अपना कोई उपनाम रखते हैं, जैसे साहिर लुधियानवी, जिगर मुरादाबादी। मैंने भी तो रखा। मेघा पुष्प, वह तो ठीक है, मगर साहेब ही क्यों? कुछ और भी हो सकता था, दास ही रख लेते। उनका तखलुस, उनकी मर्जी, तुम्हें क्या? मेघा कमलेश को झिड़क देती। तब से उनका फ़ोन आते ही कमलेश साहब का फ़ोन आ गया। साहेब याद कर रहे हैं कहकर मेघा को चिढ़ाना शुरू कर देते। हुआ यूं कि साल भर में मेघा का शैलेंद्र साहेब से 2-3 बार, कभी पुस्तक मेले में तो कभी साहित्यिक सम्मेलन में सपत्नीक
मिलन भी हो गया। मेघा को उनकी पत्नी सुधा नाम के अनुरूप बड़ी विनम्र और मिलनसार महिला लगी। दोनों में अच्छी बातचीत हुई थी। व्यक्तिगत रूप से भी मेघा को शैलेंद्र साहब बड़े भद्र और हंसमुख आदमी लगे। इन कारणों से भी वह उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगी थी। आज वह जल्दी से काम निपटाकर एक नई कहानी शुरू करना चाहती थी, इसलिए साहिब को कॉल बैक कर समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। लैपटॉप खोला ही था कि वापस उनका फ़ोन आ गया। मेघा ने अनमने से ही सही मगर उठा लिया। हर बार की तरह फिर वह पिछली प्रकाशित कहानी की तारीफ़ों के पुल बंधे। लेखनी की खूब तारीफ़ें की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। साहित्य कला निकेतन में कहानी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। वहाँ पर अपना नवप्रकाशित कहानी संग्रह जरूर भेजिएगा। अच्छा पुरस्कार है। मेरी चयनकर्ताओं से अच्छी जान पहचान है। वे आप जैसी लेखनी को ही ढूंढ रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वहाँ आपकी किताब ही जीतेगी। मेरी कहानियों में इस भरोसे के लिए आपका धन्यवाद। मेघा ने अतिरेक प्रशंसा से झेपते हुए कहा। एक बात और कहनी है। देखिए, यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि समकालीन रचनाकारों में बस एक आप ही है जो इस पुरस्कार के योग्य है। बाकी सब तो साहित्य का नाम डुबोने में लगे हैं, इसलिए ये बात कहीं शेयर मत कीजिएगा। जी ज़रूर, आप मुझे पता दीजिएगा। मेघा फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि पीछे से लगातार कामिनी शर्मा के फ़ोन आए जा रहे थे। शैलेंद्र साहब का फ़ोन रख उसने कामिनी का फ़ोन उठाया। वह नवांकुर लेखिका थी। मेघा को बड़ी दीदी की तरह मानती थी। उससे हर तरह का सलाह मशवरा कर लिया करती थी। साथ ही कामिनी मेघा के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। लेखक जगत में क्या चल रहा है, एक एक बात की जानकारी कामिनी जुटा लिया करती थी और ब्रॉडकास्ट किया करती थी। दी, आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। हाँ कहो ना, मगर प्रॉमिस कीजिए किसी और को नहीं बताएंगी। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी। तो सुनिए, साहित्य कला निकेतन में एक प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। अच्छा पुरस्कार है। वहाँ पर अपनी पुस्तक ज़रूर भेजिएगा। मैं एड्रेस मिलते ही आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। मेघा चौकी। शैलेंद्र साहब अभी अभी इसी पुरस्कार की तो बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे यही कहा था, किसी को बताना नहीं। ये हर कोई इस प्रतियोगिता की जानकारी गुप्त क्यों रखना चाह रहे हैं। कामिनी, एक बात पूछूं, तुमको यह जानकारी कहाँ से मिली? दी, वह नहीं बता सकती। जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने किसी और को बताने को मना किया था। फिर मैंने सोचा आप तो मेरी अपनी है, मेरी कितनी मदद करती है, इसलिए आपको बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। मेघा को कुछ खटका और वह तुरंत बोल पड़ी, कहीं शैलेंद्र साहब ने तो नहीं बताया? यह नाम सुनकर कामिनी हड़बड़ा गई। अरे बोलना, मेघा ने जोर देकर पूछा। दी, आपको कैसे पता चला? देखिए, उन्हें पता न चले कि मैंने आपको बता दिया। उन्होंने मुझे किसी को भी बताने को मना किया था। यह सुनकर मेघा को बड़ा गुस्सा आया। अरे, जब तुम्हारा फ़ोन आ रहा था तब मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वे मुझे भी इसी पुरस्कार के बारे में बता रहे थे। साथ ही यह भी कह रहे थे कि किसी को मत बताना। क्या? सुनकर कामिनी के कान खड़े हो गए। अरे ऐसा कैसे? मेरे से इतने प्रॉमिस लिए कि ये बात वे सिर्फ मुझे बता रहे हैं, मैं और किसी को ना बताऊं। मुझसे भी यही कहा था। कह रहे थे समकालीन लेखिकाओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए वे चाहते हैं ये पुरस्कार मुझे ही मिले। अरे दीदी, सेम टू सेम, मुझे भी कहा था। हे भगवान, कितना दोगला आदमी निकला ये। कामिनी की आवाज़ में कड़वाहट घुल गई। दोनों तरफ घोर अंधार छा गया। ये क्या माजरा था? एक प्रशंसा के एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे थे। निंदा का मारा तो
आत्मरक्षा के जुगाड़ भी कर ले, मगर प्रशंसा के मारे को तो भनक भी ना लगे कि उसका कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों ने उनके बारे में जो भी बातें एक दूसरे को बताई वे कॉमन थी, यानी दोनों की भरपूर सराहना करना, नियमित फ़ोन करना, फ्रेंड फिलोसफर गाइड की भूमिका निभाते हुए तारीफ़ें बटोरना और ये जताना कि ये कृपा सिर्फ अकेले उन्हीं पर हो रही है, क्योंकि सिर्फ वे ही हैं जो इस कृपा की पात्र है। मेघा तो नाक की सीध में चलने वाली सीधी साधी लेखिका थी, मगर तेज तर्रार कामिनी कहाँ शैलेंद्र साहब को सस्ते में छोड़ने वाली थी। इससे तो वह भोला प्राणी लगभग रोज ही बहाने से बतियाया करता था। कामिनी ये सोचकर ही सिहर गई कि जिसे वो अपना शुभ चिंतक समर्पित पाठक समझ रही थी, वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बातों के जाल में फंसाकर उससे निकटता का रस ले रहा था, उसे फ्लर्ट कर अपनी मानसिक कुंठा शांत कर रहा था। माथे पर गुस्से की लकीरें खींचे कामिनी पूरा दिन फुल फॉर्म में रही। 10 जगह फ़ोन कर डाले और शाम तक 3-4 और लेखिकाओं से बातचीत कर जानकारी जुटा ली कि ऐसा वे सभी के साथ किया करते हैं। शैलेंद्र साहब के शहर इलाहाबाद के ही एक लेखिका कौमुदी श्रीवास्तव ने तो यह तक बताया, मैंने उनके बारे में एक बात बार बार नोटिस की है कि वे अपनी पत्नी की उपस्थिति में लेखिकाओं को जरा भी भाव नहीं देते, बड़ी सजनता से एक संयमित दूरी बनाए रखते हैं, संक्षिप्त सा वार्तालाप करते हैं, लेकिन जब पत्नी सामने ना हो तब उनके भीतर लेखिकाओं के प्रति भरा प्रेम मंगल भावना प्रबल होकर छलक छलक कर बाहर आती है। कामिनी से यह बात सुनकर मेघा को भी बहुत कुछ याद आने लगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि शैलेंद्र साहब का फ़ोन आता था, वे लंबी लंबी हाँकते थे, मेघा बीच में कहा भी करती थी, जरा भाभी जी से बात कराइए, उन्हें भी नमस्ते कह ले, तो वे कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते थे, यानी वे पत्नी की अनुपस्थिति में ही महिलाओं को फ़ोन करते हैं। मेघा शून्य थी। शैलेंद्र साहब की जो सज्जन छवि उसके मन में बनाई हुई थी, वो आज भर भरा कर गिर गई थी। वह जान गई थी कि उनकी ये विशेष कृपाएं सिर्फ लेखिकाओं पर ही बरसती थी। पुरुष कमलकार उनकी इस कृपा दृष्टि से पूरी तरह अछूते थे। मेघा ने एक लेखक साथी से इस संबंध में बात की तो वह हंसते हुए बोले थे, अच्छा है आप समझ गई, हम तो उनका ये रूप कब से देख रहे हैं। अपनी इस रंगीले स्वभाव के कारण लेखकों में उनका नाम शैलेंद्र छबीला प्रसिद्ध है। अब तो मेघा को काटो तो खून नहीं था। कमलेश उसकी हालत देखकर हंस हंस कर दूहरे हुए जा रहे थे। और सुनो झूठी तारीफें, अरे माना मैं तुम्हारी कहानियों की कम तारीफ करता हूँ, मगर जो करता हूँ सच्ची करता हूँ। मगर तुम्हारा खून तो साहेब की झूठी तारीफों से ही बढ़ता था ना। वैसे तो तुम राइटर अपने आप को बड़ी बुद्धिजीवी बनते हो और इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि कौन कब क्यों ज़रूरत से ज़्यादा चेप रहा है। मेघा बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। नहीं, इस बंदे को तो ऐसे नहीं छोड़ने वाले, कुछ न कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सारी जानकारियां जुटाकर और तैयारियां कर एक शाम कामिनी और मेघा ने अपनी ही जैसी 3 लेखिकाओं की एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी। मुद्दा था शैलेंद्र साहब जैसे झूठे फ्लर्ट को कैसे सबक सिखाया जाए, वो जो अपनी पत्नी की आंखों में देवता समान बना बैठा है और गाइड फिलोसफर बनकर अपने हिडन एजेंडा पूरा कर रहा है, उसे यूं सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। मेघा ने सबसे पहले उनकी पत्नी का फ़ोन नंबर अरेंज करने को कहा, जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं के शहर की कौमुदी ने ले ली। कौमुदी की एक सहेली शैलेंद्र साहब की सोसाइटी में रहती थी।
उस सोसाइटी की महिलाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें उनकी पत्नी सुधा भी शामिल थी, इसलिए कौमुदी को उनका नंबर खोजने में परेशानी नहीं हुई। उस मीटिंग में सबने मिलकर पहले तो शैलेंद्र साहब जी को भर के कोसा, फिर सब ने अपने अपने अनुभव शेयर किए कि सिर्फ वे एक अकेले ऐसे रंगीले छुपे रुस्तम नहीं हैं, और भी कुछ है जो महिला साथियों की शराफत का फ़ायदा उठाते हुए भी शरीफ बने हुए हैं। वे सोशल मीडिया में पब्लिकली तो सज्जन और शांत बने रहते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज में खूब फूल, गुलदस्ते, सुप्रभात, शुभ रात्रि के संदेश भेजते हैं, वो भी रूमानी शेरो शायरी कविताओं के साथ। इनकी इन सब को कुछ ना कुछ सबक सिखाना तो बनता ही था, मगर सबसे पहले शैलेंद्र साहब से निपटना था। उनके लिए बहुत सोच विचार कर कुछ तय किया गया, जिसे सही समय पर सही तरीके से अंजाम देना था। 2 दिन बाद शैलेंद्र साहब के दिल में फिर मन चली हिलोरें उठी, और आज उन्होंने फ़ोन मिलाया कामिनी को। कामिनी तो 2 दिनों से इसी घड़ी के इंतज़ार में चौकस थी। जैसे ही उनकी कॉल देखी, तुरंत ईयरफोन लगाकर उनकी कॉल रिसीव की और खूब बातें बनाने लगी। बीच में उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो वे हमेशा की तरह यह कहकर टाल गए, पत्नी जरा पड़ोस में गई है, आती है तो बात कराता हूँ। बात करते करते कामिनी ने मेघा को मैसेज कर दिया कि मेरी साहब से बात चल रही है, वे कह रहे हैं पत्नी पड़ोस में गई हुई है। बस ठीक उसी समय मेघा ने शैलेंद्र साहब की पत्नी सुधा को फ़ोन मिला दिया और बातचीत शुरू कर दी। नमस्ते सुधा जी, कैसी है आप? जब से हम साहित्य मेलन में मिले थे तब से बड़ी इच्छा थी आपसे बात करने की। शैलेंद्र जी को तो हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आते रहते हैं, खूब बात करते हैं। उनकी बातें इतनी रोचक होती है कि कब घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं उनको बार बार बोलती भी हूँ कि ज़रा आपसे भी बात कराएं, मगर आप हमेशा कहीं बाहर गई होती है या सो रही होती। अरे ये क्या कह रही हैं आप? जब से ये मुआ कोरोना आया है मैं तो कहीं आती जाती ही नहीं, घर में ही रहती हूँ, और दोपहर में तो मैं बिल्कुल नहीं सोती। ओह अच्छा, फिर वो हर बार ऐसा क्यों कहते हैं? बड़ा आश्चर्य की बात है ये तो। मेरा तो बड़ा मन करता है आपसे बात करने का। चलिए छोड़िए, अभी तो आप पड़ोस में आई हुई हैं, व्यस्त होंगी, घर पहुंचकर बताइएगा, तब आराम से बात करेंगे। अरे किसने कहा पड़ोस में गई हूँ, मैं तो घर पर ही। ओह मगर शैलेंद्र जी जो अभी घंटे भर से लेखिका कामिनी शर्मा से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कामिनी को बताया कि आप तो पड़ोस में गई है, अतः आपसे बात नहीं हो पाएगी। दरअसल हुआ यूँ कि हम एक ऑनलाइन महिला सम्मेलन में आपको आमंत्रित करना चाहते थे, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते थे। इसीलिए कामिनी ने मुझे मैसेज कर दिया था कि मैं आपके फ़ोन पर आपसे सीधे बात कर लूं, क्योंकि शैलेंद्र जी को तो आप जानती ही हैं, एक बार हमें फ़ोन मिला ले तो घंटे भर से पहले रखते ही नहीं। कितने तारीफ़ें करते हैं, कितना मार्गदर्शन देते हैं, वो भी किसी एक को नहीं, सभी लेखिकाओं को। मेघा बड़ी चालाकी से पासे फेंक रही थी। सुधा के भीतर जो आग लग चुकी थी, उसने जो जो जलाया था उसकी गंध मेघा तक को भी पहुंच रही थी। घंटे भर से बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा था बाजार से जरा सब्जी वगैरह ले आओ, तो बोलने लगे अभी बहुत ज़रूरी लेखन कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। बस ऐसे ही मूडी है वे। पति के मन का ऊँट कब किस करवट बैठ जाए खुद पति भी नहीं जान पाता, पत्नी भला कैसे जान पाएगी। उन्हीं की एक कहानी की पंक्ति है, मुझे बड़ी पसंद है, मेघा ने हंसते हुए कहा। वैसे भी व्यक्तिगत हित से ज़्यादा परहित ज़्यादा भाता है उन्हें। संत आदमी जो ठहरे
दे रहे होंगे कुछ ज्ञान कामिनी को। आए बड़े संत। सुधा बुदबुदाई। अच्छा अभी फ़ोन रखती हूँ, फिर बात करते हैं। सुधा ने जिस ताव में फ़ोन काटा मेघा समझ चुकी थी अब ये बम जाकर सीधा साहेब पर फटेगा। उसके मुंह से हंसते हुए बरबस निकल पड़ा। ए साहेब, तेरी साहिबा आज लूटी बेभाव। उस दिन के बाद से मेघा के मोबाइल पर कमलेश ने कभी शैलेंद्र साहब नाम से फ़ोन घनघनाता नहीं सुना। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।